गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं आप लोग? चलिए, अगर आप बढ़िया हैं तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार फिर आपके बीच में अवेलेबल हो गया हूँ, एक बार फिर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और सेशन को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। मेरा नाम चंचल अग्रवाल है। ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे जोड़ सकते हो। पीडीएफ आपको नीचे अपलोड में हम लोग करवा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोर्ड पर ये है और आपको होपफुली पूरा दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, वो स्थान है अमरावती, वो स्थान है सांची, वो नाम है भीमबेटका या नाम है भाग। देखिए, जब भी आप बात करिए प्राग ऐतिहासिक चित्रकला, तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में अगर कोई फेमस है, ठीक है, तो वो फेमस कौन सा है? वो है भीमबेटका। भीमबेटका सबसे पॉपुलर जगह है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक मतलब होता है स्टोन एज। स्टोन एज में क्या हुआ था? जो भीमबेटका गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी किनारे हैं, उसी रिवर के किनारे जो एक स्थान है भीमबेटका, उसी भीमबेटका नामक जगह पे जो आदि मानव थे वो रह रहे थे। आदि मानव जब रह रहे थे तो उन्होंने हवा और पानी से बचने के लिए गुफा में चले गए, और जब गुफा में चले गए तो उनके पास में दो पत्थर थे, ठीक है, चकमक पत्थर। तो वो पत्थर को तोड़ रहे थे। अब पत्थर तोड़ते तोड़ते टूटा नहीं, गलती से लग गई आग, और आग की लगने की वजह से डिस्कवरी ऑफ फायर हो गया। उसी गुफा में बैठे हुए थे, आग लगा के अपना हाथ वाथ सेक रहे थे, थोड़ा गर्मी ले रहे थे, खाली बैठे हुए थे। और जब वो खाली बैठे हुए थे तो उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, नीचे स्लेट पड़ी हुई थी, तो स्लेट से उसी दीवार पर क्या बना दी? पेंटिंग बना दी। समझ में आ गया? तो यही है केव पेंटिंग, यही है चित्रकला। दिमाग में रखिएगा, यही है केव पेंटिंग। ठीक है, वो कहाँ पे है? वो भीमबेटका केव पेंटिंग है। सांची कहाँ पड़ता है? सांची का स्तूप पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण करवाया है सम्राट अशोक ने। और इसका एक्सपेंशन किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने एक्सपेंशन करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना निम्न में से किसने की है? वो की है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, राजा राम मोहन रॉय ने, एमजी रनाडे ने, आत्माराम पांडुरंग ने। आत्मीय सभा की बात की जाए तो आत्मीय सभा की स्थापना की है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जब पढ़िएगा तो उसमें कई सारे इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ने पड़ते हैं, उसमें से एक नाम किसका है? आत्मीय सभा। स्थापना की है आत्माराम पांडुरंग जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वाइसरॉय के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है? ध्यान रखिएगा, वो है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पहला सवाल देखिए, वाइसरॉय। आप जानते हो वाइसरॉय क्या होता है? वाइसरॉय का मतलब होता है भारत में ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि, वो होता है वाइसरॉय। और इस वक्त वाइसरॉय कौन था? इस वक्त वाइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। दिमाग में रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के शासनकाल में 1911 में राजधानी जो है वो कोलकाता से कहाँ शिफ्ट हो रही थी? दिल्ली शिफ्ट होने की घोषणा हो गई थी। घोषणा कब हो रही है? 1911 में। लेकिन क्या 1911 में राजधानी परिवर्तन हो गया? नो। परिवर्तन कब हुआ है? घोषणा हुई है 11 में, परिवर्तन हुआ है 1912 में। और इस वक्त भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। और ध्यान रखिएगा कि जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी तो दिल्ली के पास में हार्डिंग की बग्घी के ऊपर कुछ क्रांतिकारियों ने बम मार दिया था, लेकिन अचानक ये थोड़ा सा बच गए थे, दुर्भाग्यवश निपट गए होते। समझ में आ रहा है? और लॉर्ड कर्जन क्यों फेमस है? लॉर्ड कर्जन फेमस है अपने पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। ध्यान रखिएगा कि इसके शासनकाल में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। लॉर्ड रीडिंग क्यों फेमस है? लॉर्ड रीडिंग इसलिए फेमस है क्योंकि इसके शासनकाल में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। और चेम्सफोर्ड क्यों फेमस है? क्योंकि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में रीडिंग के शासनकाल में असहयोग आंदोलन बंद हुआ था।
ये बातें ज़रूर दिमाग में रखिएगा। कर्जन, रीडिंग, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, ये सारे नाम आपको ज़ुबान पे होने चाहिए कि हार्डिंग के शासनकाल में राजधानी परिवर्तन हो रहा है, कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जिम्मेदार है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो कि गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन है, और ये आंदोलन बाद में 4 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में समाप्त होता है, क्योंकि वाइसरॉय चेंज हो गया था। अगला देखिएगा कि किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय को अपना दूत बनाकर लंदन में भेजा था। ये काम किसने किया था? ये काम किया शाह आलम फर्स्ट ने, या काम किया शाह आलम सेकंड ने, बहादुर शाह प्रथम ने, या फिर अकबर सेकंड ने। देखिए, ये जो मामला है वो है मुगल बादशाह अकबर सेकंड का। अकबर सेकंड की बात की जाए तो उसकी पेंशन बड़ी कम थी। देखिए, ये वो वक्त आ चुका है हिंदुस्तान का जब मुगल बादशाह जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पेंशन मिलती है उस पर अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन पेंशन इतनी कम मिलती थी कि अकबर सेकंड के खर्चे पूरे नहीं होते थे। इसी का परिणाम था कि इनको अपनी पेंशन बढ़वानी थी। तो किसको भेजें? तो बुलाया दरबार में राजा राम मोहन रॉय को। तब इनका नाम केवल राम मोहन रॉय था। राम मोहन रॉय को बुलाने के बाद बोला, राम मोहन रॉय तुम एक बात जानते हो? बोला, क्या जानते हैं महाराज? बोला, एक बात बताओ, तुम जानते हो कि तुम राजा हो? बोला, हम राजा। बोला, और क्या? तुम इतनी सारी भाषाओं के जानकार हो पगले, तुम क्या हो? तुम राजा हो। इसीलिए टाइटल कौन सी दी है? राजा। सवाल पूछा गया कि राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर सेकंड ने दी है, और बाद में चने की झाड़ पर चढ़ा के इनको अपना दूध बना के इंग्लैंड भेज दिया था। और बाद में जब ये इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, और उसी ब्रिस्टल नामक जगह पे इनकी डेथ हो गई थी। इसलिए कब्रगाह कहाँ पर इनकी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी नाम भी लिया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1816 में, 1856 में, 1846 में, या 1826 में? दिमाग में रखिएगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? 1856 में पारित हुआ है। ठीक है, इसको पारित किसने करवाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पारित करवाया था। ठीक है, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मानना है कि अगर एक विधवा की शादी दोबारा कर दी जाए तो उसको दोबारा जीवन जीने का मौका मिल सकता है, उसे घर बसाने का दोबारा मौका मिल सकता है। इसीलिए एक विधवा का दोबारा पुनर्विवाह करना चाहिए। किसने किया, कब किया, किसके शासनकाल में किया, मैं सारी बातें बता रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगला सवाल देखिएगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही है तब भारत का शासक कौन था? पहली बात तो क्लियर कर लो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हो रहा है? तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है। तब भारत के मुगल बादशाह अकबर थे, जहांगीर थे, शेरशाह सूरी थे, या फिर औरंगजेब थे। आप जानते हो कि अकबर की अगर बात की जाए तो अकबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? 1556 से लेकर 1605 तक है। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब इंग्लैंड में निर्माण हो रहा है तो उस समय भारत में सम्राट कौन थे? अकबर थे। लेकिन जब 1599 में कंपनी बनती है तो उसको अगले साल 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी इनको फरमान जारी करती हैं कि ये भारत आकर अपना व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए ये कंपनी निकलती है और ये 1608 में हिंदुस्तान पहुंचती है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में हिंदुस्तान पहुंचती है, और तब भारत के मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर हुआ करते थे। बनी है तब अकबर हुआ करते थे, और जब कंपनी भारत पहुंची है तब जहांगीर हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस बादशाह को कालंदर के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा कि कालंदर के नाम से जाना जाता है किसको? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, या शाहजहां को? तो कालंदर की उपाधि मिलती है किसको? बाबर को। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। लक्षद्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है, प्रशांत महासागर में, अरब महासागर में, हिंद महासागर में? ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भारत हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका अरेबियन सी हो गया, और ये आपका इंडियन ओशन हो गया। ठीक, इंडियन
ओशन हो गया। तो जो बे ऑफ बंगाल है इस तरफ क्या है, इस तरफ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और जो अरेबियन सी है उस तरफ क्या है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप किधर पड़ेगा, अरेबियन सी में, अरब सागर कर लो, ठीक है। अगर पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर है, तो बे ऑफ बंगाल में है, सही कर लो, ठीक है। चलो, अगर पसंद आ रहा है भाई लोग तो फटाफट लाइक ज़रूर कर देना सेशन को, और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। इतना मैं चाहूँगा। बाकी अगर आप ग्रुप में ऐड होना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो सारी प्रक्रिया आप फॉलो कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन और देखिएगा, आज का सेशन का छोटा सेशन मैं ले रहा हूँ आपके लिए आज। किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, सवाना या टुंड्रा? दिमाग में रखिए जवाब क्या होगा, जवाब होने वाला है ये वाला, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा या थार? ठीक है, फटाफट बताइए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, चलो इसका जवाब हम देंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हाँ, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिखिएगा, सारे लोग देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, और ये सारे मरुस्थल कहाँ पर हैं, कालाहारी कहाँ पर है, गोबी कहाँ पे है, सहारा कहाँ पे है, थार कहाँ पे है। सबका लोकेशन मुझे चाहिए, सबका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा पहले इसके आंसर्स, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। नाम क्या है पता है, मेरा नाम चंचल अग्रवाल है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ पढ़ तो रहे हैं आप। थैंक यू, बाय बाय।